अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है रेडियोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, विजिबल लाइट एंड फ्लोरेसेंस। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में और थ्योरीज़ पे हमने वेव थ्योरीज़ पे हमने डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन पे हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, हम इसलिए ये सारे टॉपिक इसलिए हम इसको यहाँ पे इसलिए वजह से डिस्कस करते हैं ताकि आपको रेडिएशंस के बारे में, एक्सरेस के बारे में जितने ज़्यादा नॉलेज होगा तो आप आसानी से उसके बारे में ज़्यादा इंडिकेशंस भी हासिल कर सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादातर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेंगे तो वो चीज़ें आपके काम आएंगी और आपको पता चलेगा कि रेडिएशन की डेंजर्स होती है, कहाँ से इसकी प्रोडक्शन हुई थी और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो उस तरीके से जब आपको इस चीज़ों के बारे में पता होगा तो ये आपके लिए इसमें आसानी होगी। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन साथ विजिबल लाइट एंड फ्लोरेसेंस। तो चलिए अपने टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बी श्योर टू टेस्ट योर वर्ड्स बिफोर यू स्प्रेड देम आउट। तो कहते हैं कि जो बंदा अपनी ज़ुबान पे काबू पाता है तो वो हमेशा कामयाब रहता है। तो इस कोट का मतलब ही यही है कि आप अपनी ज़ुबान पे काबू पाए, आप जो भी बोलते हैं, आप अपने मुंह से जो भी निकालते हैं तो कोशिश करें सबसे पहले सोचें। ठीक है, कहते हैं कि सबसे पहले सोचो फिर बोलो। ठीक है, तो सोचें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप जगह भी देखें, एजुकेशन आपको हमेशा यही मयार बताता है कि आप कुछ बोलने से पहले सोचते हैं, तो ये एजुकेशन आपको बताती है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारे पास है कि क्वांटम थ्योरी क्या चीज़ है। व्हाट इज़ क्वांटम थ्योरी? क्वेश्चन आता है क्वांटम थ्योरी इज अ थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स दैट एक्सप्लेन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड एनर्जी ऑन द एटॉमिक नंबर एंड सब एटॉमिक लेवल। क्या बात बता रहा है? ये प्लैंक ने बताया था। प्लैंक एक मैथमेटिशियन था या फिजिशियन था। उसने ये बात बताई थी कि क्वांटम या क्वांटा क्या चीज़ है। उसने ये बताई थी कि मॉडर्न फिज़िक्स उसने एक्सप्लेन किया था कि मैटर को और एनर्जी को उसने किस चीज़ में एक्सप्लेन किया था कि उसके कुछ सब एटॉमिक लेवल्स होते हैं। इसकी थ्योरी का ये मतलब है कि थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एक्सप्लेन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द मैटर। इसने क्वांटम थ्योरी में क्या उसने डिस्कस किया था कि मैटर की नेचर को और बिहेवियर को, ठीक है, और एनर्जी को उसने क्या किया था, मैटर की और एनर्जी की नेचर को और बिहेवियर को। एनर्जी यहाँ पे हमारे के पास क्या चीज़ है? रेडिएशंस या लाइट। उसने किस चीज़ पे डिस्कस किया था? उसने एनर्जी पे और मैटर पे उसकी बिहेवियर को और उसके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये थ्योरी दी थी। और ये किसने दी थी? प्लांक ने। उसने ये मैथमेटिशियन था, उसने उस तरह बात की थी कि ये सारी चीज़ें बताई थी उसने। उसने कुछ वैल्यूज़ भी बनाए थे, कुछ यूनिट्स भी बनाए थे एनर्जी के लिए, जिसको क्वांटम कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। ये कौन था? जर्मन फिजिशियन था या फिजिस्ट था, मैक्स प्लांक उसको बोलते थे। उसने ये स्टडी वो की थी, उसने ब्लैक बॉडी के बारे में उसने बताया था कि सब्सटेंस एंड क्वांटम थ्योरी एंड मॉडर्न फिजिक्स अबाउट। Throughout the physical experiment, Planck demonstrated that energy in certain situation can exhibit character of physical matter. उसने ये बात कब की थी? जर्मन फिजिस्ट था, मैक्स प्लांक था। उसने ये बताया था कि अक्सर बाज़ औक़ात एनर्जी जो होती है वो एनर्जी के बारे में, यहाँ पे आपको लाइट के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसने एनर्जी जो थी उसने लाइट के बारे में बताई थी कि एनर्जी यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा है वो लाइट के बारे में आपको बता रहा है और आप यहाँ पे क्वांटम थ्योरी रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसने क्या बात बताई थी कि बाज़ औक़ात एनर्जी तो है वो कभी कभी उसके कैरेक्टर जो होते हैं वो फिज़िकल मैटर पे एग्जिबिट करते हैं, वो उस अपने वो करते हैं। जिस तरह एग्जांपल आपके पास एक्सरेज हैं, जब आप एक्सरे पास करते हैं तो आपके पास इमेज आते हैं। कुछ इसके जो एक्सरेज होते हैं वो आपके पास उसमें वो क्या एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो उससे पास आउट हो जाते हैं। तो द पॉइंट इज़ दैट द प्लांक डेमोंस्ट्रेटेड दैट एनर्जी इज़ ए सर्टेन सिचुएशन। ठीक है, तो उसने ये बात बताई कि जो प्लांक था, मैक्स प्लांक था, उसने यही बात बताई थी कि कुछ एनर्जी जो होती है उसके फिज़िकल मैटर पे भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं।
तो इस वजह से उसने कुछ फिज़िक्स में उसने कुछ एक्सप्लेन भी की थी। द बेस्ट डिस्क्रिप्शन वी हैव द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर एंड फोर्सेस विथ विच इंटरैक्ट। जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था मैटर किस चीज़ पे बनता था, एटम से। तो उसने इसी बात को डिस्कस किया था कि इस सब के अपने अपने प्रॉपर्टीज़ थे। जैसे वेव थ्योरी आपने पढ़ी थी और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन आपने पढ़ी थी, तो उसमें जिस तरह वो थे एक जगह से दूसरी जगह पर वो जब वो मूवमेंट करते थे तो उसके लिए मैटर का होना ज़रूरी था, और मैटर में एटम्स होते हैं। Quantum physics underlines how atoms works and so why chemistry and biology works as they do। क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम थ्योरी ने उसमें उसने यही बात बताई थी कि किस तरह एक एनर्जी वो काम करती है और किस तरह वो किसी भी चीज़ की केमिस्ट्री या उसकी बायोलॉजी को चेंज कर सकती है। ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह बताऊं कि जैसे कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन जैसे एक्सरेज हमारे पास है, तो एक्सरेज किस तरह आप देखें, आपके पास जब एक्सरे फिल्म होगी तो आप एक्सरे फिल्म में देखें तो उसमें आपको नज़र आएंगी कि एक्सरे जब पास होती है किसी भी कैसेट से तो उसमें आपके पास ब्लैक एंड वाइट एक वो आपके पास एक फिगर आउट शो हो जाता है उसी कैसेट में या उसी फिगर में या उसी फिल्म में। तो आपके सामने एक ब्लैक एंड वाइट इमेज आ जाती है। वो किस तरह पास होती है? वो इस तरह से पास होती है, जब वो वहाँ से पास होती है तो कुछ एक्सरेज वो आपके किसी भी पार्ट पे वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वो जो भी वजह होती है, जिस वजह से भी कैल्शियम की वजह से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बोन उसमें शो हो जाता है। लेकिन जो आपको बता रहा है वो किस तरह उसने केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसने उसको अफेक्ट कर दिया। क्वांटम फिज़िक्स आपको यहाँ पे क्वांटा या जो मैक्स प्लैंक था वो आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताना चाह रहा था। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज़ है, इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटम जो थ्योरी है वही है, लेकिन इस क्वांटम मैकेनिक्स क्या है ये जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स सेम चीज़ है। इस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द फिजिकल फिनोमेना ऑफ माइक्रोस्कोप स्केल्स वेयर द एक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। उसने यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी ये सेम चीज़ें हैं, घबराना नहीं, ये सेम नेम है इसके। इसने क्या ये फिज़िक्स की कुछ ब्रांच हैं जो कि डील करता है फिज़िकल फिनोमेना ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्केल्स। लाइट के माइक्रोस्कोपिक स्केल्स को वो क्या करता है, उसको डील करता है, उसके फिज़िकल फिनोमेना को वो क्या करता है, डील करता है। Quantum mechanics departs from the classical mechanics primarily in the quantum realm and atomic subatomic length scales। जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो उसने डिस्कस की है वो आपको ये बता रहा है, क्वांटम फील्ड थ्योरी भी इसी के साथ है, उसको आपको यही बता रहा है कि कैसे कैसे एक क्वांटम थ्योरी किस तरह वो मूवमेंट करता है, किस तरह वो किसी भी बॉडी के रेडियोलॉजी किसी भी बॉडी के बायोलॉजी को, किसी भी बॉडी की केमिस्ट्री को वो किस तरह चेंज करता है, और किस तरह वो आपको एक फ़िज़िकल इमेज दे देता है, किस तरह आपको एक एक्सरे की इमेज की शेप में आपको वो एक फिगर दे देता है। तो उसके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स आपको वो बता रहा था। तो अब स्क्वाड्रेंगर एक क्वांटम मैकेनिक्स वो इसने भी कुछ बातें की थी। एरविन रेडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर स्क्वाड्रेंगर एक वो था, एक साइंटिस्ट था। 12 अगस्त 1887 4 जनवरी टू 1906 उसकी यही एज थी। ऑस्ट्रेलियन फिजिस्ट था who developed a number of fundamental in the field of quantum theory. It was from the basic wave mechanism we formulated wave equations, stationary time dependent quadrant equations। ये चीज़ें अगर आपके लिए मुश्किल है तो इसको मुश्किल ना बनाएं, सिर्फ इसमें जो चीज़ें आपने याद करनी है कि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी में आपको इन साइंटिस्ट के नाम आने चाहिए और उसके साथ साथ उसके डेट्स याद होने चाहिए और वो कहाँ का था, ऑस्ट्रेलियन फिजिस्ट था, क्या था, उसने क्या काम किया था, सिर्फ आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। उसने मैट्रिक मैकेनिक्स में बात की थी। जो हमारे पास एरविन रेडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर स्क्वाड्रेंगर था उसने क्या चीज़ पे बात की थी, उसने मैट्रिक मैकेनिक्स पे बात की थी। Metric mechanics formulation of quantum mechanics created by the Berenguer Hasselbalch, Max Born and the Pascal Jordan in 1925। फिर आगे जाके मैट्रिक मैकेनिक्स पे बाकी साइंटिस्ट ने काम किया था 1925 के, जहाँ पे इसके नाम थे जो था वेर्नर हैज़नबार्ग था, मैक्स बॉर्न था एंड पास्कल जॉर्डन इन 1925। उसने इन चीज़ों पे बात की थी। तो ये सारे डेट्स आपके लिए ज़रूरी है। इसमें जो डेट डिस्कस हो रहे हैं इसके साथ जो बाकी चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही है तो वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है।
It is equivalent to Schrodinger wave formulation, the quantum mechanics and the basic of Darya bracket notation and wave function. ये थ्योरी सिर्फ आपके लिए इतनी इसकी डिफिनीशन याद आनी चाहिए, और इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट और कौन कौन से डेप्स में वो आपको इसके साथ साथ याद होनी चाहिए। आइंस्टाइन सक्सेसफुल, आइंस्टाइन को आप सब जानते होंगे। आइंस्टाइन ने क्या किया था? सक्सेसफुल एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट विद इन दी कॉन्टेक्स्ट क्वांटम फिजिक्स। आइंस्टाइन ने फिर यह कोशिश की है, उसने लाइट में फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर उसने एक्सरे के बनाने में जो आइंस्टाइन था उसका मेन काम था। आइंस्टाइन प्रपोज दी लाइट डिलीवर्स इट एनर्जी इन चंक्स, लाइट कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल पार्टिकल आर क्वांटा कॉल्ड फोटॉन्स। यही आपको बता रहा था कि जो सारे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, उसने आपको ये बताई कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो फोटॉन्स की शक्ल में ट्रैवल करती है या लिटिल पार्टिकल्स के उसमें ट्रैवल करती है। ईच विद द एनर्जी प्लांक कॉन्सेप्ट टाइम्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू HF। ये आपको बस याद होने चाहिए, ये एक SMCQs है और ये इसकी वैल्यू क्या है वो है आपके पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यस, तो ये आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इसे जो आपके सामने आ रहा है एनर्जी इज इक्वल टू HF प्लांक कॉन्स्टेंट, H जो है आपके पास प्लांक कॉन्स्टेंट है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये आपको सिर्फ इतना याद होने चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स या एनर्जी पे या रेडिएशन पे या क्वांटम थ्योरी पे किस किस ने काम किए थे उनके नाम आपको याद होने चाहिए, और ये MCQ भी आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं आपके पास कि लाइट क्या चीज़ है और लाइट किस तरह ट्रेवल करती है। व्हाट इज़ लाइट? इज़ इट ए वेव? क्या ये वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है या ये पार्टिकल की इसमें ट्रैवल करती है? तो आप देखा होगा कि लाइट दोनों की इसमें ट्रैवल करती है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि वो फोटॉन्स की शक्ल में ट्रैवल करता है, तो लिटिल पार्टिकल्स की, हाँ तो बिल्कुल वो फोटो इफेक्ट। रिमेंबर द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लार्जर गोइंग थ्रू दी टू अपर्चर्स, इट डिफरेंटली बिहेव लाइक अ वेव। ये फोटॉन्स की शक्ल में क्या चीज़ के, फोटॉन की शेप में वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो लाइट जो ट्रेवल करती है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, लेकिन इसकी शेप पार्टिकल्स में होगी और वो पार्टिकल्स क्या होंगे? फोटॉन्स होंगे। अब आते हैं हम विजिबल लाइट या फ्लोरेसेंस पे। इस पे सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ इसमें नज़र भी आ रही है। ये किस तरह? द टर्म फ्लोरेसेंस कम फ्रॉम द मिनरल फ्लोस्पेल कैल्शियम फ्लोराइड। When the Sir George G. Stokes observed in 1852, the philosopher would give the visible light, fluorescence उसको बोलते हैं, when exposed to the electromagnetic radiation in the ultraviolet wavelength। ठीक है, उसने क्या एक तजुर्बा किया था? किसने? सर जॉर्ज जी स्टोक्स। उसने 1852 में उसने एक तजुर्बा किया था। किस चीज़ पे तजुर्बा किया था? कैल्शियम फ्लोराइड पे। एक किस्म का एक हमारे पास एक क्या एक मिनरल है जो आपको इस फिगर में नज़र भी आ रहा है। उसने इस पे तजुर्बा किया था। और किस चीज़ में तजुर्बा किया था? उसने जब इस पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन पास की, एक्सपोज कर दिया, तो वो जो था उसने क्या किया? विजिबल लाइट शो करनी शुरू कर दी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ पे उसने क्या किया? उसने विजिबल लाइट शो कर दी। तो उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। अब luminescence या fluorescence is the emission of light by the substance occur when the electron returns from the electronic ground state from the excited state and loses its energy as a photons। क्या बात यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्लोरेसेंस कब आते हैं, ये लाइट्स कब शो होते हैं? ये तब शो होते हैं जब लाइट एमिट होते हैं अपने सब्सटेंस से, और वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जब वापस आते हैं किसी भी सरफेस से, वो टच होते हैं और वहाँ से वो वापस आते हैं, तो अपनी कुछ एनर्जी फोटॉन्स की शक्ल में वहाँ से वो क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, या वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो उससे क्या हो जाते हैं? फोटॉन्स के 3 टाइप्स में आते हैं। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, आपके पास फिर फॉस्फोरेंस स्पेक्ट्रोमेट्री एंड केमिकलरेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये इसके कुछ 3 टाइप्स है, बस ये सिर्फ उसके आपको नाम आने चाहिए। लेकिन सिर्फ जो फ्लोरेसेंस है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किसने डिस्कवर किया था और किस चीज़ से और किस मैटर पे किसने कहाँ पे ये डिस्कवर किया। यहाँ से MCQs भी आपके आते हैं। फ्लोरेसेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि ये किस तरह से उसने किस तरीके से ये डिस्कवरी की थी, क्या उसने पोजीशन की थी, या क्या उसने क्या ऐसी एक्सपेरिमेंट्स की थी जिसने ये शो किया। द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रेटल स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट्स। 3 चीज़ें थी उसमें, सिंगल ग्राउंड स्टेट, नंबर सेकंड सिंगल एक्साइटेड स्टेट एंड ट्रिपल स्टेट। 3 तरह के उसने प्रिंसिपल है इसके
कि सिंगल ग्राउंड स्टेट में क्या था कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स आर दी स्पिन पेयर्ड, वो स्पिन करेंगे और पेयर्ड की फॉर्म में जाएंगे। नंबर सेकंड कि सिंगल एक्साइटेड सेट अनपेयर्ड होंगे, ठीक है, और अपोजिट करेंगे और स्पिन की पोजीशन में जाएंगे। खैर वैसे भी सारे के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पिनिंग मूवमेंट्स में ही जाते हैं, वो स्पिन करके जाते हैं क्योंकि इसके लिए एनर्जी होती है। ट्रिपलेट सेट अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ स्पिन प्रेजेंट, वो ट्रिपलेट सेट में क्या होगा, अनपेयर होंगे, 3 फॉर्म में होंगे लेकिन वो ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। अब उसी के प्रिंसिपल उसी के साथ साथ जाते हैं कि इसकी अब्जॉर्प्शन कितनी होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज लेसर देन ऑफ ऑब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। यहाँ पे क्या बात बता रहा है कि जो रेडिएशन उसने वहाँ से अब्जॉर्ब की वो उससे लेस होगी। फिर उसके साथ वाइब्रेशनल डेविएशन भी होंगी उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप इसमें यहाँ पे आपको शो की है कि उसकी अब्जॉर्प्शन कितनी होगी, इतनी होगी, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन कितनी होगी, लाइफ टाइम इसकी कितनी होगी एक्साइटेड स्टेट में, और इसकी इंटरनल कन्वर्सेशन भी कितनी होगी। ये सारे के सारे इस यहाँ पे डिस्कस की है। इसके सिर्फ आपको प्रिंसिपल याद होने चाहिए। इसके कुछ टाइप्स हैं, इसके नाम आने चाहिए। और स्टॉक फ्लोरेसेंस है आपके पास, एंटी स्टॉक फ्लोरेसेंस है, एंड रेजोनेंस फ्लोरेसेंस है। स्टॉक फ्लोरेसेंस द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज लॉन्गर देन एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। इसकी एग्जांपल इस तरह की कन्वर्सल फ्लोरेसेंस है। जब आप कन्वर्सल टीमोग्राफी करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता लग जाएंगी कि उसमें वेवलेंथ जो होगा वो ज़्यादा होंगी एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन से। Anti-shock fluorescence, the wavelength of emitted radiation is shorter than absorbed radiation। ठीक है, इसमें क्या किया, एंटी शॉक, वो स्ट्रोक था, सॉरी यहाँ ये स्ट्रोक है, वो ऊपर स्ट्रोक वो सी उसमें मिसिंग है, तो ये स्ट्रोक है। एंटी स्ट्रोक और एक तो स्ट्रोक में क्या था कि एनर्जी जो थी वो एब्जॉर्ब रेडिएशन से क्या थी, लॉन्गर थी, लेकिन एंटी में इसके साथ एंटी आ गया तो बीच में फ़र्क यही है कि ये क्या करेगा, रेडिएशन से शॉर्ट होगा। तो इसके साथ यही याद करें, जब इंशाल्लाह आप थर्मल रेडिएशन या थर्मल कन्वेंशनल टीमोग्राफी करेंगे तो आपको उसमें ये चीज़ें शो हो जाएंगी। रेजोनेंस फ्लोरेसेंस when the wavelength of emitted radiation is equal to absorbed radiation, इसमें सेम चीज़ है, एक दूसरे में से फ़र्क था और इसमें से वो शो नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, वेवलेंथ एक दूसरे के इक्वल होगा और ये वेपर इसकी शक्ल में ही जाएगा। अब इसके दूसरे कुछ टाइप्स थे, फिनोमिनल टाइप्स थे, एक प्रोमोट फ्लोरेसेंस है, एक डिलेट फ्लोरेसेंस है। ये यहाँ पे सिर्फ आपको इसके नाम आने चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ पे होगा। सबसे पहले एक्सरेज कीज़ क्या चीज़ है, यहाँ तक रेडिएशन इसकी थ्योरीज आपने, क्वांटम थ्योरी, ये सारी के सारे अब तो आपने पढ़ ली है। लेकिन अब हमने जो पढ़ने हैं वो एक्सरेज के बारे में पढ़ना है कि एक्सरे चीज़ क्या है, ये इसकी प्रोडक्शन कब हुई थी, इसकी हिस्ट्री कब हुई थी, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसकी प्रोडक्शन कब हुई थी, और ये जब टारगेट से इंटरेक्ट करता है तो किस तरह वो शो करता है, और इसका स्पेक्ट्रा क्या होगा, स्पेक्ट्रा का मतलब इसकी बाउंड्रीज क्या होगी, कहाँ तक ये जा सकती हैं, और फिर ये इसकी क्वांटिटी को या इसकी इंटेंसिटी को कौन से फैक्टर इसको इन्वॉल्व करते हैं या कौन सी चीज़ के इफेक्ट करते हैं। साथ साथ इसके साथ इंडिकेशंस भी मैं आपको बता दूँगी। इंडिकेशंस तो आपको आने चाहिए क्योंकि आप 4th सेमेस्टर के हैं, तो आपको 3rd सेमेस्टर में अपने एक्सरेज के इंडिकेशन आपको पता होने चाहिए, लेकिन साथ साथ इसके साथ मैं डिस्कस भी कर दूँगा। तो इसके बाद फिर अगर किसी को इस टॉपिक से समझ नहीं आती तो मुझे ईमेल कर लें तो मैं आपको अपनी नोट्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी सारे टॉपिक की, और अगर कोशिश करें कि अपने हर एक टॉपिक के MCQs बनाएं क्योंकि आपके MCQ ज़रूरी है। साथ साथ अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इस किस्म के, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन से ज़्यादातर आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर थ्योरी आ गई तो थ्योरी में लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो कोशिश करें इसके MCQs बनाएं, 10-10, 20-20 MCQs, तो वो आपके लिए फिर फाइनल टर्म में फिर आपके लिए वो आसानी होगी। थैंक यू।